अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो चाइनीज़ फ्यूचर्स जो कि लास्ट वीक के अंदर काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन चाइना की बड़ी अच्छी चल रही है। अल्लाह का शुक्र है, किसी किस्म का कोई मेजर ड्रॉप या कोई वॉलेटिलिटी वहाँ से नज़र नहीं आई। जो भी बातें हैं वो सारी पॉजिटिव हैं। स्टिमुलस पैकेज की बातें हो रही हैं, विच इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। अब अगर फ्यूचर्स की बात करें तो डी बार्स के फ्यूचर थोड़ा सा डाउन थे, 0.5%, जबकि एच आर कोयल, कोकिंग कोल, आयरन और सब 2 से 4% के आसपास लास्ट वीक में बढ़े हैं। स्पॉट प्राइसेस के अंदर भी स्टेबिलिटी रही है। $106 पे आयरन और मूव कर रहा है, 189.90 पे एफओबी बेसिस पे कोकिंग कोल मूव कर रहा है, जो कि एक रेंज बाउंड रेंज है। और अगर हम बात करें स्पॉट प्राइसेस की, एचआरसी की, बिलेट की, तो वो भी कदरे थोड़ा इंप्रूवमेंट आई है, $5 के आसपास उसमें बढ़ा है प्राइस। और अभी जो स्पेकुलेशन हो रही हैं वो सारी सिर्फ इस हवाले से कि गवर्नमेंट कुछ स्टिमुलस पैकेज देगी, और ऐसा इस दफ़ा लग रहा है कि वाकई में कोई स्टिमुलस पैकेज आ जाएगा, जिसकी वजह से चाइना की मार्केट तो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और यही वजूहत है कि चाइना किसी भी कंट्री को अपनी एक्सपोर्ट्स की वजह से, डंपिंग की वजह से डिस्टर्ब नहीं कर रहा अभी। और अगर हालात ऐसे रहे तो ओवरऑल हो सकता है कि यूरोपियन मार्केट्स, यूएस मार्केट, बाकी फार ईस्ट की मार्केट्स जो हैं वो स्टेबल रहें और सब लोग सुकून से अपने अपने काम करते रहें। अब देखते हैं कि क्या सिलसिला बनता है जब मीटिंग्स होती हैं, ये वाली इनकी जो स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हैं उसके अंदर क्या अनाउंसमेंट होती है। अगर सीआरसी और एचडीजी की बात करूँ, गैल्वेनाइज की, तो वो भी तकरीबन $5 के आसपास उसके अंदर इजाफा हुआ है। बड़ा मॉडरेट सा इजाफा है। और ये इजाफा इसलिए भी ज़रूरी है कि लोगों के वो शक व शुबात ख़त्म हो जाएंगे, मार्केट कहीं नीचे जा रही है या कहीं ड्रॉप होने वाली है या कोई बड़ा मेजर चेंज आने वाला है। उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा एक अपटेक रहे इसके अंदर। तो यहाँ से तो बड़ी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। अगर हम फार ईस्ट की बाकी मार्केट की बात करें, वियतनाम वगैरह की, तो वहाँ पे वियतनाम में मार्केट थोड़ी सी स्लो थी स्क्रैप के हवाले से, बट इन जनरल जो उनकी मार्केट है एचआरसी की और फ्लैट प्रोडक्ट की, वो काफ़ी स्टेबल रही है। जो इनकी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी अभी इस वक्त जो है वो बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट वीक। और फिनिश प्राइसेस जो है ख़ासतौर से वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं। जापान के अंदर एचआरसी के अंदर काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है और एक्सपोर्ट्स के लिए ऑफर्स हो रही हैं। वियतनाम के अंदर भी एक डील लॉक हुई है जापान की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर भी जापानीज एचआरसी की डील्स कुछ लॉक हुई हैं लास्ट वीक के अंदर, अच्छे प्राइसेस पे हुई हैं, जो कि मैं पाकिस्तान के सेक्शन में आपको बताऊंगा। ताइवान की अगर स्क्रैप की बात करें तो वो स्टेबल है मोर और लेस, बट मूवमेंट और जो लेन देन है माल का वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, एक्टिविटी उनकी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा डिप्रेस माहौल है वहाँ पर। अगर हम टर्की की बात करें तो वहाँ पर $2 से $3 की कमी आई है वीक ऑन वीक प्राइसिंग के अंदर। इस वक्त 335 के आसपास एचएमएस की प्राइस चल रही है, और जबकि शेड की प्राइस तकरीबन जो है वो आप समझेंगे 355 के आसपास इस वक्त मूव कर रही है। और अब ये सिचुएशन है कि कस्टमर्स, टर्की के कस्टमर्स जो है पुश कर रहे हैं कि प्राइसेस और नीचे लाई जाएं, बट सेलर्स काफ़ी सारा रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। उसके डिफरेंट वजूहत हैं कि एक तो जैसे जैसे प्राइसेस कम हुई हैं और इतनी तेज़ी से हुई हैं, उसके बाद उनके पास रॉ फीड नहीं आ पा रही है उस तरीके से। वो जब प्राइस कम करते हैं तो उनके पास मटेरियल की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी लिमिटेशन है। सेकेंडली, एक्सपोर्ट्स के अंदर जो कि करेंसी सबसे बड़ा एक फैक्टर प्ले करती है, रोल प्ले करती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यूरो। और आप स्टर्लिंग को देखें तो यूएस मुसलसल अपनी जो वैल्यू है बेसिकली उसको लूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं यूरोप और यूके के सेलर्स के लिए, कि उनको एक्सपोर्ट जो है वो महंगी पड़ती है। अगर हम टर्की के अंदर फिनिश प्रोडक्ट्स की बात करें तो रीबार के ऊपर भी उसका असर आ रहा है। तकरीबन 535-40 के आसपास एफओबी प्राइस सुनने में आ रही थी, ये भी स्टेबल है। सेल्स थोड़ी स्लो हुई है। इसी तरह बिलेट्स के अंदर भी सेल्स थोड़ी स्लो हुई है और डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं आ रही है। जो बिलेट्स की ऑफर्स है उसके लिए भी कस्टमर एक्सपेक्ट कर रहे हैं टर्की में कि $5 से $7 की कमी मिलनी चाहिए, या इवन $10 की कमी मिलनी चाहिए, अगर आप उसको रिलेट करें स्क्रैप की प्राइसेस के साथ। तो उसी चीज़ का निगोसिएशन हो रही है। काम होता है या नहीं होता, ये अगले हफ्ते तक हमारे सामने आ जाएगा। विलेट्स की बात अगर ईरान के हवाले से, सीआईएस के हवाले से, कंट्रीज़ के हवाले से करें, तो वहाँ पर डीप सी मार्केट भी स्टेबल है और ईरान की मार्केट भी तकरीबन स्टेबल है। 413 एफओबी के आसपास प्राइस सुनने में आ रही है। यूरोप की बात की जाए तो यूरोप के अंदर भी अभी इस वक्त एंटी डंपिंग की एक तो बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वियतनाम, इंडिया, टर्की, सब पे एंटी डंपिंग की इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं कि कोटे को और ज़्यादा स्क्वीज किया जाए, यूरोप में मिल सके, चल सकें, स्क्रैप वहाँ का वहीं पर रखा जाए। बहुत कुछ यूरोप के अंदर भी चल रहा है, जो कि अभी विद टाइम क्लैरिटी आएगी उसके अंदर क्या क्या एग्जीक्यूट हो पाता है और क्या एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। इटली के अंदर एचआरसी मिल्स ने अपने प्राइसेस बढ़ाए थे, एक्सेप्टेंस नहीं आई उस तरीके से, बट इतना पॉजिटिव असर ज़रूर आया कि जो पुराने प्राइसेस थे वो स्टेबल हैं और अब जो कंज्यूमर्स हैं वो उसी प्राइस के ऊपर माल खरीद पा रहे हैं। जर्मनी के अंदर रीबार की प्राइसेस जो है वो कम की गई हैं, तकरीबन आप समझें कि 10 से 15 यूरो के आसपास कमी आई है उसके अंदर, जिसकी वजह से स्क्रैप के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्राइसेस पे प्रेशर है। बेनेलुक्स स्क्रैप की अगर ओवरऑल टर्किश एक्सपोर्ट की तरफ बात करें तो टर्की की एक्टिविटी क्योंकि कम है, इसलिए सेलर्स किसी भी सूरत प्राइस बढ़ाने की पोजीशन में तो नहीं है, बट वो कोशिश कर रहे हैं कि प्राइस कम से कम गिरे ना। कस्टमर्स तो पुश कर रहे हैं कि प्राइस गिरे, बट सेलर्स के जो आपको मैंने बताया कि रिस्ट्रिक्शंस हैं, डॉलर वाली जो करेंसी का इशू है, यूरो और डॉलर की जो कन्वर्जन है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो रेजिस्ट कर रहे हैं। दूसरा जो अवेलेबिलिटी है माल की
वो भी ज़्यादा नहीं है। आगे विंटर सीजन आ रहा है, उससे पहले एक दफ़ा प्री विंटर बाइंग भी होनी है टर्की की, उसकी वजह से बड़ा पॉजिटिव माइंडसेट है कस्टमर्स का, वो सेलर्स का। वो बहुत ज़्यादा प्राइस गिरा के देना नहीं चाहते और कमिटमेंट्स नहीं करना चाहते, क्योंकि कल को वो उनको बैकफायर भी कर सकता है। तो इसलिए बड़ा स्लो एंड स्टडी मूवमेंट हो रही है। बट आई होप कि टर्किश कस्टमर्स को भी माल चाहिए होगा और वो नेक्स्ट वीक तक वापस आ जाएंगे और स्टेबल टू अपवर्ड लेवल्स के ऊपर कुछ ना कुछ काम होगा। बाय द वे, जर्मनी के अंदर भी मिल्स ने अपनी आउटपुट जो है वो कट डाउन की है, क्योंकि उनको भी परेशानी है सेल्स के अंदर, सेल्स स्लो है जर्मनी के अंदर भी। अब अगर हम बात करते हैं यूएस की कि नेक्स्ट प्राइसेस क्या आने वाली हैं यूएस के अंदर अक्टूबर के अंदर, तो वो स्लाइटली डाउन होंगी। जो नए माल हैं बुशलिंग्स वगैरह, उसकी प्राइसेस पे ज़्यादा असर आ रहा है। तकरीबन सुनने में आ रहा है कि $10-15 के आसपास पर लॉन्ग टन जो है वो, पर ग्रॉस टन कमी आएगी उसके अंदर। जबकि अगर शेड की बात करें, एचएमएस की बात करें, पीएनएस की बात करें, तो वो साइडवेज रहेगी, साइडवेज डाउनवर्ड रहेगी, क्योंकि वहाँ पर जो कंजम्पशन है वो पीक तक जा चुकी है और वहाँ पर अब कंजम्पशन आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है और चीज़ें वापस करेक्शन फेज के अंदर हैं और एडजस्ट बैक हो रही हैं। तो अक्टूबर के अंदर हम ये सिलसिला जारी देखेंगे। इंडिया के अंदर से किसी किस्म की कोई खास एक्टिविटी नहीं पैदा हो रही, बट प्राइसेस जिस तरफ मूव कर रही हैं, अगर 355 के आसपास उनको शेड मिलता है तो वहाँ पर जनरेट हो सकता है इंटरेस्ट कुछ ना कुछ। और जो एक्सपेक्टेशन की जा रही है कि अक्टूबर के अंदर उनकी एक्टिविटी थोड़ी बेहतर हो सकती है, जो जीएसटी के चेंजेस आए हैं उसकी तरफ सबकी निगाहें हैं, हो सकता है कि वहाँ से अचानक से रीबाउंड आए, डिमांड निकले और फिर कस्टमर्स जो हैं वो स्क्रैप बाइंग करने की तरफ आएँ, जिसकी वजह से बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकती है। इवन इतनी सपोर्ट मिल सकती है कि अगर इंडिया फुल फ्लेज मार्केट में आ जाता है तो बाकी मार्केट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा तंगी होगी अपने लिए स्क्रैप को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना और विंटर सीजन के अंदर ख़ास तौर से अपनी पाइपलाइंस को सीधा रखना और सप्लाई चेन को स्टेबल रखना। इंडिया से जो एक्सपोर्ट्स की थी वियतनाम की तरफ, वो भी प्राइसेस अभी स्टेबल नज़र आ रही हैं। डील्स जो हैं वो बेसिकली 515 से नीचे ही हुई है सीएफआर बेसिस के ऊपर, बट मिल्स अभी भी 515 के लगभग मांग रही हैं। पाकिस्तान की अगर शेड की बात करें तो लोग अब जो कस्टमर्स हैं वो 363 365 की बिड्स कर रहे हैं। कुछ सौदे भी हुए लास्ट वीक के अंदर, कुछ ना कुछ काम होते रहे हैं और अब यही नया लेवल सुनने में आ रहा है। जबकि जो अच्छे यार्ड्स हैं और कुछ जो प्रीमियम क्वालिटी मटीरियल्स हैं वो अभी भी 370 प्लस ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनका भी काम उसी तरीके से हो रहा है, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर की किस कस्टमर से काम हो रहा है और किस सेलर से काम हो रहा है। तो रेंज बेसिकली आप समझिए कि 365 से 72 के दरमियान इस वक्त मूव कर रही है। दुबई की मार्केट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। शुरू में प्रेशर आया, इंटरनेशनल मार्केट गिर रही थी, टर्की की प्राइसेस गिर रही थी, सबका अचानक से दुबई की तरफ रुख हुआ कि भाई प्राइसेस कम करो। उन्होंने प्राइसेस अपनी एडजस्ट डाउनवर्ड की हैं, बट अब आकर वो रुक गए। ना एचएमएस की प्राइस फर्दर नीचे आ रही है, ना फैब्रिकेशन की आ रही है। सारी चीज़ें फिलहाल स्टेबल नज़र आ रही हैं। सम हाउ लोगों के पास ऑर्डर्स भी मौजूद हैं। ऑर्डर बुक्स दुबई ट्रेडर्स की, एक्सपोर्टर्स की बहुत अच्छी हैं, डोमेस्टिक मिल्स बाकी की सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि दुबई के अंदर भी प्राइसेस के ऊपर प्रेशर आएगा और प्राइसेस फर्दर नीचे जा सकेंगी। चाहे कस्टमर ट्राई कर रहे हैं बट फेल हो रहे हैं उसके अंदर, और ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी कस्टमर्स को ही वापस अपनी इन्वेंट्री रिस्टॉक करने के लिए वापस आना पड़ेगा और सम हाउ एट द एंड आकर वो नई प्राइसेस के ऊपर माल खरीदेंगे और प्राइसेस यहाँ पर एक रेंज के अंदर मूव करेंगी ऑलमोस्ट। जो सबसे बड़ी और खुशी की खबर है वो ये कि बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स और पॉजिटिव क्रेडिबिलिटी और क्रेडिट रेटिंग इवन जो है पाकिस्तान की बेहतर होने जा रही है। हर तरफ से एक ही न्यूज़ आ रही है और ख़ास तौर से इसका सबसे बड़ा हाथ अभी ये है कि सऊदी और पाकिस्तान के अंदर डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसके अंदर कतर की भी इन्वॉल्वमेंट है। कतर भी जो है वो करने जा रहा है इसी डिफेंस पैक्ट। अगर ये हो जाता है तो उससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक इन्फ्लो होगा, जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ इकोनॉमी को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी बल्कि इकोनॉमी ग्रो भी करेगी वहाँ से। और अगर ये डॉलर का इन्फ्लो होता है पाकिस्तान के अंदर तो वो इसलिए भी खुशाइंद है कि हम लोग ऑलरेडी डॉलर के ऊपर डेफिसिट पे थे और होपफुली ये आ जाने के बाद कुछ स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और इसके अलावा एक पाकिस्तान का जो एक इमेज बना हुआ था पूरी दुनिया के अंदर वो भी मज़ीद स्ट्रांग हो रहा है। जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। उसी को देखा देखिए अभी कुछ और भी जो क्रेडिटर्स हैं हमारे, वो भी प्ले के अंदर आएगी सिचुएशन और होपफुली ये जब स्पेंडिंग होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और ख़ास तौर से ये फ़ायदा स्टील सेक्टर की तरफ भी मुंतकिल हो सकेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो उसी से मुंसलिक हैं। तो होपफुली एक्सपेक्ट की जा रही है। खासतौर से कस्टमर्स की बात करूँगा तो वो भी बहुत ऑप्टिमिज्म के अंदर थे पहले भी। अब ये वाला काम हो जाने के बाद सऊदी और पाकिस्तान का, उसके बाद मज़ीद उनकी जो एक एक्सपेक्टेशन है वो फर्दर बढ़ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि ये रियलाइजेशन के अंदर आएंगी चीज़ें जल्दी और काफ़ी जल्दी हम लोग इसके असरात जो है वो अगले 1-2 महीने के अंदर देखना शुरू हो जाएंगे। जो प्री विंटर बाइंग होनी है वो भी अभी इस वक्त इन प्लेस आ जाएगी और जैसे ही वो चीज़ें शुरू होती हैं तो इंशाल्लाह दोबारा से एक मोमेंटम जो पाकिस्तान का टूटा हुआ था वो फिर से क्रिएट होगा और मिल्स को वापस दोबारा से चांस मिलेगा कि वो फर्दर काम कर सकें। इसके अलावा एचआरसी के कुछ बिजनेस हुए हैं पाकिस्तान के अंदर जो कि मेनली जापानीज़ कार्गोज बिके हैं। $500 के आसपास काफ़ी बड़ी बड़ी बुकिंग्स कुछ हुई हैं यहाँ पे मिल्स ने की हैं। इसके अलावा कुछ एक मिल ने ये भी बताया कि 500 प्लस के ऊपर भी उनका कुछ काम हुआ है एचआरसी के हवाले से। तो पाकिस्तान के अंदर
फिलहाल HRC के इम्पोर्ट को अगर देखा जाए तो एक बड़ा पॉजिटिव सेगमेंट प्रूव हो रहा है और लोग कंफर्टेबल हैं वो वाला काम करने के लिए। इसके अलावा जो है वो मिल्स एंटिसिपेट कर रही हैं कि ये अभी फ़िलहाल बिल गुजरेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी, तो अक्टूबर के अंदर होपफुली हम कुछ थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है कि बेहतरी देख सकेंगे और प्राइसेस भी बेहतर हो सकेंगी और जो एक्टिविटी है पाकिस्तान के अंदर वो भी बेहतर हो सकेगी और विंटर से पहले का एक दफ़ा जो एक्सपेक्टेशन है उसको होपफुली हम रियलाइज़ होते हुए देखेंगे कि चीज़ें मूव होना शुरू हो गई हैं। अभी तक के लिए ये अपडेट्स थी। थैंक यू वेरी मच।